दोस्तों, पेश है सूम सेठ। सेठ छकोड़ी मल करोड़पति आदमी थे। लक्ष्मी घर पर पार तोड़ कर पड़ी थी। चारों ओर आमदनी ही आमदनी थी, लेकिन खर्चा बिल्कुल भी नहीं था। घर में सिर्फ पति पत्नी दो प्राणी थे। किसी को एक पैसे देने से सेठ को बुखार आ जाता था। बहुत दिनों से सेठ किसी ब्राह्मण को भोजन कराने की थी। जी चाहते थे कि ऐसा ब्राह्मण मिले जो बहुत कम खाता हो। जब भी किसी ब्राह्मण को देखते तो पूछ बैठते, ब्राह्मण भगवान एक समय में कितना भोजन करते हैं? यही कोई आधा शेर से कम काम चल जाता है। सुनकर सेठ चुप हो जाते। इस तरह सेठ ने सालों बीत गए, कई ब्राह्मण कम खुराक वाला नहीं मिला। स्वामी, सालों बीत गए हैं, लेकिन हमें आज तक एक भी ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते। सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भगवान की इच्छा तो मेरी भी बहुत है, पर को भोजन कराने की, लेकिन कोई योग्य ब्राह्मण मिले तब। खैर, कोई चिंता नहीं, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन हमारी मुराद अवश्य पूरी होगी। एक दिन सेठ किसी कार्य से जा रहे थे कि सामने से एक ब्राह्मण आता दिखाई दिया। ओह, ब्राह्मण देवता, पूछ कर देखूं, शायद वे तैयार हो जाएं। अरे सेठ, छचो छकोरीमल कहीं जा रहा है? मौका अच्छा है। ये मेरे प्रभु, कार्य सफल करना। धनवान हो तो बहुत, लेकिन बड़ा कंजूस है। सेठ छकोरीमल तुरंत ही लपक कर ब्राह्मण के पास पहुंचा। ब्राह्मण मन ही मन ने एक योजना बना डाल चुका था। ब्राह्मण मैं भोज ब्राह्मण भगवान महाराज, भोजन करना चाहता हूँ। एक समय कितना भोजन करते हैं? केवल आधा छटाक। सेठ मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसे किसी ऐसे ही ब्राह्मण की वर्षों से तलाश थी। वह मिल गया। भला इससे खुराक कम वाला कहाँ मिलेगा? प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया। मुर्गा फंस गया लगता है। सेठ सेठ बड़े नम्रतापूर्वक निर्मलतापूर्वक ब्राह्मण से बोला, आप कहीं जा रहे हैं महाराज? क्या हमारे घर भोजन करके हमें धन्य करेंगे? मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, जब कहीं उपस्थित हो जाऊंगा। शुभ काम में देर कैसी महाराज? मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, मैं किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करा सकूं, धर्म लाभ कमा लूं। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। आप मेरे साथ मेरी कोठी पर चलिए। मुझे कोई एतराज नहीं है यजमान। मैं सारी व्यवस्था करने के लिए अपनी पत्नी से कह देता हूँ। आप किसी किस्म की चिंता न करना, अपना पूरा सत्कार करेगी। दरअसल मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, जैसी भगत की इच्छा। कम खुराक वाले ब्राह्मण को देखकर सेठ जी अपनी कोठी के भीतर पहुंच दिया। आप यहाँ बैठिए महाराज, मैं अपनी पत्नी को सब कुछ समझा के आता हूँ। प्रभु तुम्हारे प्रशंसा तरह प्रसन्न रखे। दूस फिर दूसरे कमरे में पहुंचकर सेठानी का, अरे भगवान, लो भगवान, तुम्हारी सुन ली। मुझे एक योग्य ब्राह्मण मिल गया है। वह बाहर वाले कमरे में बैठा है। उसे प्रेम से भोजन करा देना और जो इच्छा करे उसे पूरी कर देना। बहुत अच्छा। आप तनिक भी किसी बात की चिंता न करें, मैं उसे हर प्रकार से प्रसन्न करके भेजूंगी। और महाराज, पत्नी को मैंने सब समझा दिया, आप आज्ञा दीजिए। जाओ वत्स, भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे। उसके बाद विदा लेकर सेठ अपने कार्य के सिलसिले में पुन चले गई। उस और कुछ देर बाद सेठानी पंडित जी के पास आई। भगवान महाराज, आपके भोजन के लिए क्या व्यवस्था की जाए? कौन सा भोजन पसंद करेंगे? देवी, मैं पका हुआ भोजन नहीं करता। मैं सिर्फ 5 सेर दूध, 1 सेर बर्फी, 1 दर्जन केले, एक सेब और
अंगूर मंगा लीजिए, फलहार कर लूँगा। हाँ, घर में आधा मन आटा, 10 सेर घी, 20 सेर चीनी और थोड़ी सब्जी फल का प्रबंध कर दीजिए। दक्षिणा के रूप में गिनिया ले देता हूँ, आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसा दे दीजिए। जो आज्ञा महाराज, आप बैठिए, तब तक मैं आपके लिए फलहार बाकी सामान का इंतजाम करती हूँ। वाह, पंडितानी आज खुश हो जाएगी। बहुत अच्छा। और सेठ जी खुद आज्ञा देकर सेठानी को कि श्रद्धालु और दानी थे और पंडितानी के कहे अनुसार ही किया और डट कर फलाहार किया। और फिर और क्या ला महाराज, बस सेठानी, बस इतने कहे इसमें कार्य चल जाएगा। वैसे मैं बहुत कम खाता हूँ। और फिर चलते समय सेठानी ने 5 गिनियाँ भी दक्षिणा में दी। लीजिए महाराज दक्षिणा, ये 5 गिनियाँ, कोई भूल हो गई तो माफ़ करना। प्रभु सदा तुमसे सुखी रखे तुम दोनों को। सब सामान लाद कर पंडित जी लंबे लंबे डंग भरते हुए अपने घर की ओर चल पड़ी। पत्नी उन्हें इतने अधिक सम्मान के साथ देखकर प्रसन्न हुई और आश्चर्यचकित भी। अरे यह क्या है? यह सब कहाँ से लाए? अरे भगवान, पहले सामान संभालो फिर बताता हूँ। पर पंडित ने सारी कहानी सुनाते हुए कहा, इतना ही नहीं, देखो 5 गिनियाँ भी दक्षिणा मिली। ओह, परंतु इतना सब कुछ तुमने सेठ कैसे दे दिया? अरे भगवान, उसने नहीं दिया, उसकी सेठानी ने दिया है। वह मक्खी चूस पेट तो घर से चला गया था। उसे जब अभी मालूम नहीं है, मालूम होती उसका कलेजा बाहर आएगा और वह तुरंत दौड़ा हुआ आएगा। ओह, अब तुम उससे बचने की कोई तरकीब सोचो, वरना वह सारा माल हाथ से निकल जाएगा। अजी तुम फिक्र मत करो, मैं आने दो, मैं देख लूँगी। मैं ऐसा कह दूँ वैसा करो। बाद में पंडितानी कुछ समझाने लगी और उसी शाम सेठ घर पहुंचा। सेठानी से सब समाचार सुनने के बाद गस खाकर जमीन पर पड़ी। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हाय, मैं क्या करूं? अरे स्वामी, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? काफ़ी देर उसकी हालत सुधरी, क्रोध में आग उबला उठा। मैं अभी उस दुष्ट पंडित से निमट कर आता हूँ। वह कमीना सुअर मुझे लूट कर ले गया, देखना कैसा मजा सिखाता हूँ। और फिर वो तुरंत ही पंडित के घर पहुंचा। अरे ये पंडितानी रो रही है, क्या करूं? मगरमच्छ की आंसू है, इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहाँ है बदमाश? आज मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। कौन? मैं सेठ चौरीमल। ओह, तो आप हैं जिन्होंने उन्हें क्या खिला दिया? उसके आपके घर खाकर आई और तभी से बेहोश पड़ी हैं, पेट फूल गया है। सुनकर सेठ कुछ सकपका सा हो गया। यह झूठ है, बेईमान है, वो ढोंग कर रहा है, मेरा दुर्त है, रुपया उड़ा ले गया। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं, मैं पुलिस के हवाले करूँगा। सेठ जी गर्म क्यों होते हो? मैं भी पुलिस स्टेशन चल रही हूँ। मेरे आदमी को बचाने के लिए अब कोई उम्मीद नहीं है। न जाने आपके घर में जाकर उन्हें क्या खिला दिया। इतना सुनकर सेठ जी रहे से भी होश उठ गई। क्या बकती हो? यह झूठ है। झूठ सच का पता नहीं अदालत करेगी। अब आकर देखिए उन्हें। और फिर सेठ हाथ पकड़कर पंडितानी के दूसरे कमरे में ले गई। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैं सच्ची चला चला कर कहूँगी। और अपने मेरे पति को खाने में जहर देकर मार डाला। नहीं। सेठ जी डर के मारे कांपते रहे। उसे जैसे तैसे यहाँ से लेने के देनी पड़ गई। मैं सारी दुनिया के सामने सच्चाई चीख चीख करके कहूँगी। नहीं, ठहरो। किसी को अपने आप को संभलते हुए सेठ बोले। अरे पंडितानी ने चुप रह, धीरे धीरे बोल, भगवान के लिए पुलिस को खबर न कर। यह ले 500 रुपये, मैं इसकी दवा दारू के लिए देता हूँ, जरूरत पड़े तो तंग और मांग लेना, लेकिन ईश्वर के लिए किसी से मत कहना पंडित ने हमारे घर में भोजन किया था। वो मारा वाह, मेरी पंडितानी
मेरी गरू निकली। ठीक है सेठ, आपकी इज्जत के लिए मैं अब चुप रहूंगी। और सेठ रुपये देकर दुम दबाकर वहां से भाग खसक गया और घर का सुम घर आई। ओह जान बची लाखों पाई। सेठ के जाते ही बाना बनाकर सोया पंडित उठ बैठा और दोनों पंडितानी सफलता पर ठाका लगा के हंस पड़े। तुम मुझसे भी चालाक निकली पंडितानी। सूम आदमी सीधे से पैसे नहीं देता और टेढ़े हजारों लाखों दे देता है। इतना ही डंडी सेठ कोल्डिमल के लिए जीवन भर काफी रहेगा। 3 मूर्ख। एक शहर में अली बाबा, शेख चिल्ली और लाल पकड़ 3 दोस्त थे, पक्के दोस्त रहते थे। अली बाबा सबसे बड़ा था और लाल बुजक्कड़ सबसे छोटा। शेख चिल्ली और लाल बुजक्कड़ निकट मूर्ख थे, इसलिए उन्हें गांव के दोनों खेती बाड़ी करते थे। अली बाबा उनसे थोड़ा होशियार था। शहर में एक थाने में उसे चपरासी की नौकरी मिल गई थी। एक दिन लाल बुजक्कड़ और शेख चिल्ली ने कहा, सुनो, आज थाने पर गया था तो मैंने देखा लाल बुजक्कड़ आराम से कुर्सी पर बैठा रहता है और हम दोनों यहाँ धूप में दिन भर मेहनत करते रहते हैं। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। मैं भी ऐसा ही कई बार थाने जाकर देख चुका हूँ। हम लोग मेहनत कर करके थक जाते हैं, वह आराम से बैठा कमाई खाता है। यदि हम भी कोई काम कर ले तो कैसा लगे। तो फिर कल ही खेत से करने नहीं आऊँगा। तो फिर क्या करोगे? मैं कल थाने में काम करने जाऊँगा और अली बाबा को खेत पर भेज दूँगा। आखिर वह किसी से कम थोड़ी हूँ। और अगले दिन, अरे भाई लाल भाई, तुम मेरी वर्दी पहनकर कहाँ का चले? मैं थाने, और आज तुम मेरी जगह खेत पर काम करने जाओगे। यह क्या तुम अचानक क्या हो गया भाई? यह पुलिस की नौकरी तुम्हारे बस की नहीं है। बहुत दिमागी पापड़ बेलने पड़ते हैं। खेती बाड़ी करके तुम मुझसे ज़्यादा मज़े में हो। मुझे सब पता है प्यारे भाई, कौन कितने मज़े में है। लेकिन आज तुम्हें खेत पर जाकर काम करना और मैं जा रहा हूँ अपने थाने में नौकरी बताने। अली बाबा ने उसे लाख समझाने की कोशिश करी, वह पर वह नहीं मना। वह खुशी खुशी थाने से पहुंचा। थानेदार अभी तक नहीं आया था। वह अब तो मज़े ही मज़े हैं। और अली बाबा एक खाली जगह आराम से पैर फैलाकर लेट गया और थानेदार साहब आए तो एक झपकी मार लो। आखिर यह भी बड़े भाई अली दिन का ही काम है। और थोड़ी देर में थानेदार साहब, सो रहा है, चलो सोने दो, काम भी तो नहीं है। और फिर अपने ऑफिस में चला गया। लगता है आज वक्त से पहले ड्यूटी पर आ गया। सिवाय चपरासी कि कोई नहीं आया है अभी तक। गर्म काफ़ी थी, इसलिए उन्हें अपनी पगड़ी उतार दी और मेज पर रख दी। उफ, बहुत गर्मी है, अब राहत मिली। फिर वो अपना काम करने लगे और जल्दी ही काम निपटा कर फिर बाहर गश्त लगाने जाऊंगा। और थोड़ी देर बाद लाल बुजक्कड़ की आँख खुली। टन टन टन, अरे बाप रे, थानेदार साहब आ गई। और थानेदार ने आवाज़ से सिर घुमाया और सिर पर बाल के नामो निशान नहीं था और न ही दाढ़ी मूंछ। अपनी टोपी संभाले हुए लाल बुजक्कड़ भीतर प्रविष्ट हुआ और थानेदार दृष्टि पड़ते ही ठाका मार के हंसने लगा। हा हा, ये कौन हो तुम? इस तरह क्यों हंस रहे हो? लेकिन लाल बुजक्कड़ हंसता जा रहा था। थानेदार का पारा एकदम चढ़ गया। बदतमीज, निकल जा बाहर यहाँ से, वरना तुझे मार मार कर खाल उतार दूंगा बेहुदा। और लाल बुजक्कड़ ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोक कर बोला, हजूर, मुझे तो सोच कर हंसी आ रही है। यदि आपके सिर
कट जाए, कटे सिर पर किस प्रकार पकड़ कर उठाया जाए। बाल तो है नहीं, दाढ़ी मूछ भी नहीं है, क्या। और लाल बुजक्कड़ किसी बात पर गर्म होते थानेदार ने खोपड़ी पर बेकाबू हो गई। ठहर, अभी उल्लू के पट्टे और तुम तेरी सारी चिंता दूर कर देता हूँ। अरे बाप रे, ये अचानक क्या हुआ। नहीं, हाय मरा, क्यों। अभी हुई ना तेरी चिंता दूर। मारने पीटने के बाद लाल बुजक्कड़ को हवालात में बंद कर दिया। अब यहाँ आराम से सोच विचार कर, मेरे कटे सिर को कैसे उठाया जाएगा। हाय, मैं किस मुसीबत में फंस गया। थानेदार पूरा पागल निकला। यदि शायद अली बाबा हमें यहाँ आने से क्यों मना करते था। और शाम देर लाल बुजक्कड़ के घर वापस नहीं लौटा तो शेख चिल्ली चिंता में हो गया। अरे भाई बुजक्कड़ अभी तक नहीं लौटा, अब थाने चलकर ही खबर लेनी चाहिए, हो सकता है किसी संकट में फंस गया हो। और वह थाने पहुंचा। क्यों भाई, क्या सुबह सुबह कोई मूर्ख सा दिखने वाला कोई व्यक्ति आपके, मैं आप उसका दोस्त हूँ। हमें नहीं मालूम, थानेदार से पूछो। और साला खुद शक्ल से मूर्ख लगता है, दोस्त को मूर्ख बता रहा। कहीं मैं गलती थाने में पागल खाने में तो नहीं आ गया। और शेख चिल्ली डरता हुआ थानेदार के कमरे में प्रविष्ट हुआ। एक कौन है तुम, या मुंह उठाए कैसे घुसे चले आ रहे हो। यदि यह पागल निकला तो। हजूर, मेरा नाम शेख चिल्ली है। सुबह एक आदमी यहाँ काम करने के लिए आया था, वह आदमी बहरा वापस नहीं लौटा। अच्छा, तो तुम उसको लेने आए हो। हाँ हजूर। कहाँ है वो। उसे मैंने हवालात में बंद कर दिया, बहुत बदतमीज आदमी है वो। शेख चिल्ली हड़बड़ा कर आचार्य बोला, यह तो आपने गजब कर दिया सरकार। वह तो अभी ना समझ है, मूर्ख है, उसे क्षमा कर दे, वरना हवालात में सिर फोड़ फोड़ के मर जाएगा। नहीं, उसे नहीं छोड़ सकता, उसने मेरा मजाक उड़ाया है। मजाक, क्या कहा था सरकार उसने मजाक में। वह नालायक कह रहा था, यदि मेरा सिर कट जाए तो मैं सिर पे बाल भी पकड़ कर नहीं उठाया जाएगा। बाल तो कहीं है ही नहीं, बेहुदा कहीं का, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उसे। ही वास्तव में बिल्कुल मूर्ख है। फिर शेख चिल्ली ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्व थानेदार से बोला, उसे माफ़ कर दे हजूर, मैं उस नासमझ मूर्ख है, इसलिए अकल के दुश्मन को यह नहीं मालूम कि बाल नहीं है तो क्या हुआ। कटे हुए सिर को मुंह में लाठी घुसेड़ कर उठाया जा सकता है, क्या। शेख चिल्ली की बात सुनकर थानेदार को और भी आग उगला हो उठा और उसे मार मार कर लाल बुजक्कड़ को थाने में बंद कर दिया। और शेखू, आखिर तुम क्या पागल खाने में आग फंसे। हे ईश्वर, ये दोनों पागल ही हैं या नहीं, लेकिन यदि इन जैसा एक और आ गया तो मैं ज़रूर पागल हो जाऊंगा। उधर खेत से लौटते बाद काफ़ी देर इंतजार करने के बाद अली बाबा और दोनों प्यारे दोस्त घर नहीं लौटे दिखाई दिए तो वह चिंतित हो उठा। काफ़ी देर हो गई, दोनों में से कोई अभी तक कोई वापस नहीं लौटा। लाल बुजक्कड़ थाने गया था, लेकिन शेख चिल्ली कहाँ गया। उफ, अब उन्हें खोजना ही होगा। और चिंतित अली बाबा उन दोनों की तलाश में घर से निकल पड़ा। चल कर पहले थाने पता करूं। और कुछ देर बाद थाने पहुंच गया और थानेदार साहब को देखते ही पूछा, ए चपरासी, तुम आज दोनों दिन भर कहाँ रहे। मेरे दोनों बैल खो गए, उन्हें ढूंढ रहा था हजूर, कहीं वे इधर तो नहीं आए। बैल, कैसे बैल भाई, भला बैल थाने में क्या काम। फिर हमारे रहते
या घूमने की ज़रूरत कैसे कर सकते हैं। वे दो मूर्ख बैल हैं हजूर, एक का नाम शेख चिल्ली है, दूसरे का नाम लाल बुजक्कड़ है। ध्यान कीजिएगा, जरूर यहीं कहीं होंगे। तुरंत ही थानेदार की आंखें के सामने लाल बुजक्कड़ शेख चिल्ली के चेहरे घूम गए। ओह, तो तुम उन दो मूर्ख आदमी की? हाँ हाँ हजूर, वही वे दोनों। मैंने उन्हें हवालात में बंद कर दिया है। बहुत ही मूर्ख बदतमीज थे वे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ओह, उनकी इतनी हिम्मत! क्या कहा हजूर उन्होंने आपसे? मैं उनकी खाल में घुस भर दूंगा। उत्तर उत्तर में थानेदार ने उन्हें दोनों की सारी बात कह सुनाई और बातें सुनकर बड़ी तसल्ली से बोला, जाने दीजिए हजूर, वे दोनों जन्म से जाति मूर्ख है। उन्हें क्या पता कि आपके बिना बाल कटे हुए सिर को कान में एक धागा डाल और दूसरे बड़े मज़े से झुलाता हुआ ले जाया जा सकता है। अब थानेदार का क्रोध का अंत हो गया। खामोश, खो 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 खो। और थानेदार का बाण टूट पड़ा। उसने अपना बैत उठाकर और पटक दिया। ओ थानेदार जी, क्या हो गया आपको? यदि मिर्गी का दौरा पड़ा तो डॉक्टर को बुला लाऊं? और उसके बाद उसे भी उसने हवालात में बंद ठूस दिया। अब 3 साल के लिए जेल में बंद रहो। अरे भाई लाल, ओह आ दोस्त, हाय, पानी पानी, जल्दी पानी लाओ। ओह क्या, मैं पागल हो गया। और फिर सजा भुगतने के बाद तीनों जेल से बाहर निकले। क्या गुल खिलाए। अब अगली चित्रकथा में पढ़िए। दोस्तों समाप्त।